ठीक है, सो बोथ द पार्टीज मस्ट गिव सम कंसिडरेशन टू द अदर पार्टी, नंबर वन। नंबर टू, सर कंसिडरेशन, ये वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज ध्यान रखना। कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस ऑफ क्विड प्रो क्यू, ये सब क्या है रे, ये कीवर्ड्स हैं जो कंसिडरेशन से रिलेटेड जो भी मतलब क्वेश्चन आता है उस हिसाब से ये कीवर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए। कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस ऑफ क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, बदले में कुछ मिलना चाहिए आप कर रहे हैं तो। सर बोथ द पार्टीज मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न इज द बेसिक रूल। हाँ, हम आगे जाके इसके कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे जहां केवल एक पार्टी से दूसरी पार्टी को कंसिडरेशन जा रहा है, लेकिन दूसरी पार्टी से पहली पार्टी को वापस कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो भी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं लॉ में, उन सर्कमस्टांसेस को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। यानी कि दीज आर एक्सेप्शंस टू दिस रूल। रूल क्या है? नो कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू नो कॉन्ट्रैक्ट। यदि दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं है तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, वो हमको पढ़नी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पढ़ना रहेगा सर कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है, नंबर वन। नंबर टू, कंसिडरेशन के असेंशियल एलिमेंट्स या लीगल रूल्स क्या हैं, क्या क्या जरूरी बातें हैं। नंबर थ्री, कि सर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर। सर इसके एक्सेप्शंस क्या रहेंगे? ठीक है। दूसरा, कि सर नंबर फोर, कि सर पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट स्यू कर सकती हैं, यदि इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके किसी को भी दिक्कत है तो ये पार्टी अपोजिट पार्टी पे स्यू कर सकती हैं। कोई थर्ड पार्टी स्यू, मतलब मिस्टर ए जिसका इस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके किसी भी पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकता है। लेकिन यदि मतलब इसी तरीके से कोई एक पार्टी ने कंसिडरेशन नहीं दिया है, ठीक है, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा जना दे सकता है क्या? ये भी समझना है हमको। सर यदि इस पार्टी ने कंसिडरेशन नहीं दिया है तो भी ये स्यू कर सकता है क्या सामने वाली पार्टी को? ठीक है सर, ये भी समझना है। तो अपने को बहुत सारी बातें कंसिडरेशन से रिलेटेड समझनी है। अब मेन मेन बात समझने की कोशिश करो कि सर कंसिडरेशन के चैप्टर में से रिकॉर्ड है आज दिन तक ऑलमोस्ट एक आध बार को छोड़ के, इट इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स। एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है ये, और इसमें से ऑलमोस्ट हम कम से कम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। कोई किस्मत ही अजीब हुई तो अलग बात है, बाकी इसमें से एक क्वेश्चन हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से जब भी क्वेश्चन आना होता है तो उसमें से एक क्वेश्चन हम कंसिडरेशन में से एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को हल्के में मत लेना, अच्छे से समझना। चलिए, तो चालू करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन के साथ में। हाँ देव पासारी बोल भाई। सबसे पहले तो सब जने अपने अपने वीडियोस ऑन करो, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन। दिया, ईशा, बांगर, शेट्टी, झील, मंशा, पुलकित, रिया, शिरीन, सब जने अपने अपने वीडियोस ऑन करो भाई। ये खनक कहाँ रह गई है आज? खनक ने ज्वाइन नहीं किया। देव पासारी बोल, क्या हुआ? सर ये सबसे बड़ा चैप्टर है ना पूरे लॉ में? क्या? ये सबसे बड़ा चैप्टर है ना पूरे ये लॉ में? सबसे छोटे चैप्टर्स में से एक है। नहीं नहीं, पूरे लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो सबसे बड़ा एक्ट है ना? हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे बड़ा एक्ट है अभी तक। ओके। ठीक है, उसमें सबसे छोटा चैप्टर जो है वो कंसिडरेशन का है, और इसमें से एक क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कम पढ़ने में एक क्वेश्चन पक्का होना होना चाहिए। एक आध बार को छोड़ के हर बार क्वेश्चन आया है इसमें से। ठीक है, और सर आपने ये चैप्टर सी का पीडीएफ नहीं भेजा ना अभी तक? रुको मैं ढूंढ रहा। तो जब कुछ पढ़ाया ही नहीं तो पहले क्यों भेजूं? हाँ नहीं, मैं मेरे को लगा आप लेक्चर वाले भेज दोगे। हम्म, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। हालांकि एक बार डेफिनेशन मैंने आपको कहाँ कराई हुई है, चैप्टर वन जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे उसमें हमने इसकी डेफिनेशन देखी हुई है, पर चूंकि टाइम हो गया है तो आइए एक बार वापस शुरू करते हैं। झील, तूने देख ली थी या नहीं देखी थी डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन?
देख लिया सब। देख लिया, ओके वंडरफुल। चलिए कंसिडरेशन को की डेफिनेशन को हमने पॉइंटर्स में तोड़ दिया है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन को हमने पॉइंटर्स में तोड़ दिया है। और इसको पढ़ने से पहले दो चीजें याद कर लो कि सर याद करो, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, इट कैन बी present consideration, it can be future consideration. Consideration can be past consideration, it can be present consideration, it can be future consideration. कैसे याद करो, क्या बताया था मैंने आपको? सर मिस्टर देव ने झील नाम की लड़की को एक घर देने का वादा किया। झील ने कहा मेरे पास बहुत पैसे हैं, ठीक है मैं तो पेमेंट अभी कर देती हूँ, लो आप पकड़ो आपका 1 करोड़ रुपया, ठीक है। और मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही दे दिए 1 करोड़ रुपए की, अब मेरे पार्ट से अब कुछ काम करना नहीं बाकी है, आप इस महीने की 20 तारीख को ये घर मेरे नाम रजिस्टर करा देना 20th को। तो सर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के समय से देखना है कि कोई कंसिडरेशन पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। तो सर देव के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही उनको कंसिडरेशन मिल गया। तो सर ये हो जाएगा देव के लिए तो प्रेजेंट कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही कंसिडरेशन मिल गया। और झील को क्या है, ये जो कंसिडरेशन है ये फ्यूचर में मिलेगा, 20th तारीख को मिलेगा। तो सर झील के लिए कैसा कंसिडरेशन हो गया, फ्यूचर कंसिडरेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल शिरिन जॉन एक दिन सब्जी मंडी गई, ठीक है, इसकी मम्मी ने इसको बोला कि जाके सब्जी खरीद के लाओ, ठीक है। तो वेजिटेबल वेंडर के पास में जाके बोलती भैया भिंडी क्या भाव दी? तो वेजिटेबल वेंडर बोला मैडम 100 रुपए किलो, ठीक है। शिरीन जॉन बोली ओके भैया 2 किलो भिंडी आप मेरे को अभी दे दीजिए और ये पकड़िए 100 रुपए। तो उसने भी आता 2 किलो भिंडी तोल दी, ठीक है। तो सर 200 रुपीज इसने दे दिए। कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही यहां से यहां कंसिडरेशन आ गया और यहां से यहां आ गया, तो दोनों पार्टीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही मिल गया, तो दोनों के लिए प्रेजेंट कंसिडरेशन, ठीक है। एक बार ईशा बांगड़ जो है, ठीक है, वो अपने फ्रेंड ईशा शेट्टी के साथ में घूमते रहते थे, मर्जी आए जब दोनों पार्टी करने के लिए निकल जाते थे, ठीक है। तो ईशा बांगड़ जो है, मान लीजिए ईशा शेट्टी से उन्होंने 1 लाख रुपीज का उधार लिया, ठीक है। कोई काम आ गया होगा और ईशा शेट्टी भी दिलदार है कि यार तेरे लिए तो क्या 1 लाख रुपए, ये ले पकड़। अब ईशा बांगड़ उसको टाइम, तो ईशा बांगड़ ने बोला मैं तेरे को 15 दिन में लौटा दूंगी, लेकिन वो लौटा नहीं पाई, ठीक है। तो ईशा बांगड़ के पास में एक नया स्कूटर था जिसकी मार्केट कीमत 1,10,000 रुपए थी, ठीक है। तो ईशा बांगड़ ने ईशा शेट्टी को बोला कि देख यार मैं तेरा पैसा तो नहीं चुका पा रही हूँ, तो एक काम करते हैं, तूने जो मेरे को 1 लाख रुपए दिया था उसके बदले में मैं तेरे को अपना स्कूटर दे दूं क्या? क्योंकि देख मुझे पता नहीं मैं पैसे कब चुका पाऊंगी, वो मेरे पार्ट पे गलत बात हो जाएगी, तो वुड इट बी फाइन यदि मैं आपको उसके उस पैसे के बदले में स्कूटर दे दूं मेरा? तो ईशा शेट्टी बोली हाँ ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट आज बन रहा है, ठीक है। ईशा शेट्टी को कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय स्कूटर मिल रहा है, तो इसके लिए तो प्रेजेंट कंसिडरेशन। ईशा बांगड़ को कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही 1 लाख रुपया मिल चुका है, तो इनके लिए कैसा कंसिडरेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही मिल चुका है, तो इनके लिए हो गया पास्ट कंसिडरेशन। तो सर पार्टीज के लिए किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, पार्टीज के लिए किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ईशा बांगड़ वाई आर यू यॉर्निंग? इतना बुरा पढ़ाता हूं क्या मैं? ठीक है। तो पार्टीज के लिए किसी भी, दोनों के लिए प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, दोनों के लिए पास्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक के लिए प्रेजेंट हो सकता है, एक के लिए फ्यूचर हो सकता है, दोनों के लिए फ्यूचर हो सकता है कि अगले महीने की 1 तारीख को आप मेरे नाम घर कर देना, मैं आपको 1 करोड़ रुपए उसी 1 तारीख को दे दूंगी, तो दोनों के लिए फ्यूचर कंसिडरेशन। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट बनाने से बाद में दोनों को मिल रहा है। तो आप मैथमेटिक्स में आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे कि कितने भी इनके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो सर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के इस कॉम्बिनेशन में कंसिडरेशन हो सकते हैं। तो ये तो हो गया कंसिडरेशन कैन बी पास्ट,
प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन। टेंसेस याद रख लेना हो तो उसमें पहली पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि सर कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर ने प्रोमिसी को कुछ करने का वादा किया है, तभी तो मिस्टर एक्स प्रोमिसर मिस्टर वाई के लिए कुछ करने का वादा किया है, तो वो प्रोमिसी। जो वादा करता है वो प्रोमिसर, जिसे वादा किया जाता है वो प्रोमिसी। तो मिस्टर एक्स ने प्रॉमिस किया कुछ मिस्टर वाई को, ठीक है। तो उस जो भी वादा किया उसके बदले में इनको कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए भाई। यही तो होता है क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न। तो जो भी वादा किया उसके बदले में इनको कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए, ठीक है सर। सो कंसिडरेशन जो है, इट कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, इट कैन बी प्रेजेंट, इट कैन बी फ्यूचर। ये तो पहला पढ़ लिया हमने। सेकेंड, सर एक्स ने वाई के लिए जो भी किया है ना करने का, या तो किया या करने का वादा किया है, उसके बदले में इनको जो भी कंसिडरेशन मिल रहा है वो इनकी खुद की डिजायर, इनकी खुद की डिजायर में मूव होना चाहिए। कोई और थर्ड पार्टी की डिजायर पे इनको मिला हो तो वो कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं कहलाता है। वो कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं कहलाता है, ठीक है। शेरिन जॉन, केस लॉ कौन सा लगेगा इसमें? शेरिन जॉन, केस लॉ बताएगा इसमें कौन सा सर लगेगा? सोच रही है। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। अभी तक बताया नहीं है, मैंने जस्ट ऐसे ही पूछ लिया था, मेरे को लगा किसी ने पढ़ा हो तो पूछ के देखते हैं। चलिए, तो मतलब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के लिए कुछ कर रहे हैं तो बदले में इनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो इनको जो भी मिल रहा है ये इनकी डिजायर पे मिलना चाहिए, किसी और की डिजायर पे मिला हुआ वो मिल भी जाए तो भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। सो नंबर 3, देखो मैं कुछ बातें इसलिए बता रहा हूं, वो सब डेफिनेशन को समझने में काम आएंगी, ठीक है। तीसरी बात कि सर देखो, एक कोई कॉन्ट्रैक्ट है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में, जहां पर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 10 लाख रुपए उधार दिए, 1 साल के लिए उधार दिए, 10 लाख रुपए उधार दिए, 1 साल के लिए उधार दिए, और 1 साल बाद मिस्टर वाई ब्याज समेत इनको 11 लाख रुपए लौटाएंगे। ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है सर। जब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, 1 साल का पीरियड निकल गया और मिस्टर वाई इस पैसे को लौटाने की पोजीशन में नहीं है, तभी मिस्टर वाई के फ्रेंड मिस्टर जेड आए, मिस्टर वाई के फ्रेंड मिस्टर जेड आए, मिस्टर वाई के बिहाफ पे मिस्टर एक्स को 11 लाख रुपए ये चुका रहे हैं। कौन चुका रहा है? मिस्टर जेड चुका रहे हैं, ठीक है। मिस्टर वाई के बिहाफ पे मिस्टर एक्स को 11 लाख रुपए ये चुका रहे हैं, और मिस्टर एक्स ने वो परफॉर्मेंस जो थी मिस्टर वाई की बजाय मिस्टर जेड से एक्सेप्ट कर ली, तो वो वैलिड कंसिडरेशन होगा, बिल्कुल सही कंसिडरेशन होगा, गलत कंसिडरेशन नहीं होगा। और मिस्टर वाई अब फ्री हो जाएंगे फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को जो पैसा देना था वो इनके बिहाफ पे इनके फ्रेंड मिस्टर जेड से एक्सेप्ट कर लिया, और वो वैलिड, तो वो वैलिड कंसिडरेशन होगा। अब मिस्टर एक्स इनके ऊपर दोबारा केस नहीं कर सकते कि पैसा इनसे आना चाहिए था इसलिए इनसे वसूल, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि देखो ध्यान से देखो इधर, कि सर 10 लाख रुपए दिए 1 साल के लिए ब्याज पे, ब्याज समेत, 1 साल बाद 11 लाख रुपए चुकाने थे, चुका नहीं पा रहे हैं, तो मिस्टर जेड आए इनके फ्रेंड और मिस्टर वाई के ब्याह पे बोला, देखो मेरे पास में 5 लाख रुपए, मेरे पास में 6 लाख रुपए हैं, मैं इनके ब्याह पे आपको वो चुका सकता हूँ। तो है ना, मिस्टर वाई ने के बिहाफ पे मिस्टर जेड बोले मैं 6 लाख रुपए तक चुका सकता हूँ। मिस्टर एक्स ने कहा ठीक है आप 6 लाख रुपए चुका दीजिए, बाकी का 4 लाख का क्या करना है मैं देखता हूँ। तो अभी सर अब मिस्टर एक्स जो मिस्टर वाई पे केस कर भी पाएंगे तो केवल बचे हुए 4 लाख रुपए के लिए कर पाएंगे, क्योंकि 6 लाख रुपए तो
इन्होंने एज अ वैलिड कंसिडरेशन यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया, ओनली फॉर रिमेनिंग 4 लाख रुपीज एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो केस कर पाएंगे। तीसरी सिचुएशन देखो, ये पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन सेम। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 10 लाख रुपए उधार पे दिए थे, एक साल बाद 11 लाख रुपए चुकाने थे ब्याज समेत, मिस्टर वाई नहीं चुका पा रहे हैं, तो इनके फ्रेंड मिस्टर जेड ने आके 6 लाख रुपए ऑफर किए। क्या 6 लाख रुपए ऑफर किए? एक सेकंड जस्ट होल्ड ऑन। सॉरी भाई, आ जाओ। मिस्टर वाई ने तीसरी सिचुएशन कि सर वो 11 लाख रुपए एक साल बाद चुकाने थे, वो चुका नहीं पा रहे थे, तो मिस्टर जेड ने इनके बिहाफ पे, अपने फ्रेंड मिस्टर वाई के बिहाफ पे बोला 6 लाख रुपए ऑफर किए। लेकिन अब वर्डिंग्स क्या थे 6 लाख रुपए ऑफर करते हुए? देख, इससे तो तेरे को कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, मतलब वसूलने के लिए तेरे को केस करना पड़ेगा, और केस कोर्ट्स में सालों साल चलते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं तेरे को 6 लाख रुपए चुकाने का ऑफर देता हूँ towards full and final settlement, towards full and final settlement of this 11 लाख, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज क्या बोल रही है कि अब यदि तेरे को ये 6 लाख रुपए तूने एक्सेप्ट कर ली, तो अब टुवर्ड्स वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ दिस 11 लाख है। यानी कि अब भविष्य में इस पे किसी भी बचे हुए 5 लाख रुपए के लिए केस नहीं कर पाएगा, बचे हुए 5 लाख रुपए के लिए केस नहीं कर पाएगा, यदि टुवर्ड्स फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ये इसके बिहाफ पे मिस्टर जेड से एक्सेप्ट कर रहा है। क्या ये तीनों सिचुएशन समझ में आ गई? यस। तो एग्जामिनेशन में जैसी वर्डिंग्स क्वेश्चन में दे रखी है उस हिसाब से काम करना, आंसर लिखना। बात समझ आ गई? ठीक है। तो सर इसमें तीनों में पॉइंट क्या है? देखो, अभी केवल इतना समझ लो दैट कि सर किसी पार्टी के बिहाफ पे, किसी पार्टी के बिहाफ पे एक थर्ड पार्टी भी वैलिडली कंसिडरेशन दे सकती है अपोजिट पार्टी को। थर्ड पार्टी कौन? मिस्टर जेड। इसे थर्ड पार्टी क्यों बोला गया? क्योंकि मिस्टर जेड इज नॉट अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स व्हाई ही इज बीइंग कॉल्ड द थर्ड पार्टी। तो किसी भी पार्टी के बिहाफ पे थर्ड पार्टी वैलिडली कंसिडरेशन दे सकती है, और वो वैलिड कंसिडरेशन होगा यदि सामने वाली पार्टी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इंस्टेड ऑफ मिस्टर वाई मिस्टर जेड से एक्सेप्ट कर लिया, तो वो वैलिड कंसिडरेशन होगा, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट अ थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो गिव अ वैलिड कंसिडरेशन टू द अपोजिट पार्टी। रिया बोल, क्या प्रॉब्लम हुई? सर आपने जो थर्ड चीज एक्सप्लेन की वो हाँ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सर। वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? हाँ होगा ना, क्या प्रॉब्लम है? पर सर वो 5 लाख तो उसने उसको नहीं दिए ना, तो अगर एक्स अगर मुझे एक अग्री बात नहीं बता करेगा। रिया, रिया तेरे सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो तू पूरे के पूरे 11 लाख रुपए खराब कर दे, या उसमें से तेरे को 6 लाख रुपए मिल रहे हो, ठीक है। तो तू क्या करेगी? समझदार होगी तो क्या करेगी, बता। 6 लाख ले लेंगे। 6 लाख लेके कम से कम 5 लाख रुपए का शौक ही मना लेगी, लेकिन ये भी तो खुश होगी कि चलो पूरे खराब नहीं हुए, 6 लाख ही मिल गए। तो कई बार कई लोगों के जीवन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर उन्हें चूज करना पड़ता है कि या तो पूरा खो दें या थोड़े में खुश रहें, तो वो थोड़े में खुश रहना स्वीकार करते हैं। बात समझ आई? इसलिए बट सर अगर एक्स अग्री करेगा तो ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, एक्स अग्री नहीं करेगा हाँ, तो एक्स अग्री वैलिड नहीं कर कॉन्ट्रैक्ट। रहा है, जेड ने बोला देख तू तेरे इससे तेरे को 11 लाख मिलने वाले थे, खत्म कर दे, ये तो बर्बाद हो गया, ये तो तेरे को दे ही नहीं पाएगा, तू केस कर भी देगा, ये खुद को इंसॉल्वेंट घोषित करा लेगा, तेरा पूरा पैसा खराब हो जाएगा, ठीक है। कोर्ट में केस चलेगा 10-20 साल, वो अलग, ठीक है। मैं तेरे को एक ऑफर देता हूँ, मैं इसका फ्रेंड हूँ, मेरे पास में अभी 6 लाख रुपए हैं, तो वो टुवर्ड्स फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ले ले और कोई केस मत करना। बोल मंजूर है कि सर ठीक है। तो इसने इसके बिहाफ पे कंसिडरेशन ऑफर किया, जो इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो वैलिड कंसिडरेशन होगा टुवर्ड्स फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। समझा? हाँ सर समझा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? एनीवन अदर देन रिया हैविंग एनी डाउट? रिया हाथ नीचे कर ले।
पुलकित दूत, पुलकित का Yes, sir. पुलकित लेट क्यों आया रे? अरे सर मेरे को आइडिया ही नहीं था, मैं नीचे था, मेरे को पता ही नहीं चला 8:30 हो गया। क्यों झंडा फहराने में इतना बिजी था क्या आज? नहीं सर। अरे चलो कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। अब अब क्या देखो, ठीक है। सो एक बात हमने पढ़ ली, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, दूसरी बात हमने पढ़ ली, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, तीसरी बात हमने पढ़ ली कि कंसिडरेशन कैन बी गिवन बाय प्रॉमिस सी। इसमें एक थोड़ी सी वो गड़बड़ है स्पेलिंग में, इसको प्रोमिसर को मतलब प्रॉमिस को प्रॉमिस सी कर लेना। ठीक है, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि ये और एनी अदर पर्सन कौन है रे? एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना और जेड ने दिया, तो ये एनी अदर पर्सन जेड है। ठीक है, वो जो अभी एग्जांपल दिया था ना उसमें मिस्टर जेड है, तो any other person who is not a party to the contract can also submit valid consideration under the contract provided सामने वाली पार्टी उसे आपसे एक्सेप्ट कर ले, मिस्टर जेड से एक्सेप्ट कर ले, तो वो वैलिड कंसिडरेशन होगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये डेफिनेशन पढ़ना चालू करने से पहले एक बात और, मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ नहीं करने के लिए भी हो सकता है। बताया था ना, ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ करने के लिए और कुछ नहीं करने के लिए। तो उससे जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो भी या तो पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा या नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा, कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। ठीक है, तो सर आप सामने वाली पार्टी को कैसा कंसिडरेशन दे सकते हैं? कुछ करने का कंसिडरेशन भी दे सकते हैं, कुछ नहीं करने का कंसिडरेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बात अपनी ध्यान रखना। अब डेफिनेशन को पढ़ना चालू करते हैं, पुलकित पढ़ना चालू कर ये डेफिनेशन। Definition of consideration. When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstains from doing something. Such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. आइए समझना चालू करते हैं, और अब तो याद हो जानी चाहिए आपको डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन मस्ट मूव, एक्स ने वाई के लिए कुछ करने का वादा किया है, तो ये प्रोमिसर, ये प्रोमिसी। ठीक है, तो जब प्रोमिसर ने प्रोमिसी को कुछ करने का वादा किया है, तो बदले में उसे भी कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। यस सर, तो उसे जो भी कंसिडरेशन मिल रहा है, इट मस्ट मूव, इट मस्ट कम टू हिम एट हिज डिजायर, जो इसकी इच्छा है उसके हिसाब से इसको मिलना चाहिए। किसी और की इच्छा के हिसाब से दिए गई कोई चीज वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होता है, समझा चुका हूं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, एक्स ने वाई को वादा किया तो ये प्रोमिसर, ये प्रोमिसी। तो एक्स ने वाई को जो भी काम किया, दिया, करके दिया या वादा किया, तो सर उसके बदले में ये भी इसे कंसिडरेशन देगा। तो सर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो भी वैलिड कंसिडरेशन दे सकता है, अपन समझ चुके हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, और एनी अदर पर्सन का मतलब जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो भी वैलिड कंसिडरेशन दे सकता है, प्रोवाइडेड ये उसे वाई की बजाय जेड से एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, ये भी समझ लिया। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो कंसिडरेशन कौन दे सकता है? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, पॉजिटिव है, डन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, abstained from doing नहीं तो negative, does or abstains from doing again positive negative, promises to do or abstains from doing। ठीक है सर,
तीनों में दो दो हिस्से आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। टेंस पकड़ो इधर, हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, यानी कि ये कौन सा आ रहा है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी ऑफर था वैसा कर दिया। प्रेजेंट टेंस डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग। फ्यूचर टेंस promises to do or abstains from doing something, ठीक है। so when at the desire of the promiser, the promisee or any other person, मैंने तेरे लिए कुछ किया तो तू या कोई any other person बदले में मेरे लिए कुछ करते हो या नहीं करते हो, either in past tense, in present tense or in future tense, then such an act, positive or abstinence or promise is called consideration for the promise। जो मैंने यहाँ पर किया उसके बदले में मुझे consideration मिल रहा है। Such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise। क्या अब तुमको ये याद हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, या याद हो गई है या नहीं हो गई है, बताइए। क्या अब आप लोगों को याद हो गई है या नहीं हो गई? दिया शेट्टी, समझ में आ रहा है तेरे को या नहीं आ रहा है? पढ़ा हुआ है ना ये तो तूने फर्स्ट चैप्टर में मेरे से? यस सर। ठीक है। मनशा शर्मा हम लोग खाना तो नहीं खा रही है? नहीं। ओके, तो मनशा शर्मा शर्माओ मत और जल्दी से बोलो, समझ में आ गई या नहीं आ गई, और याद हो गई या नहीं हो गई। देखो मेरे साथ में बोलो, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, promises to do or abstains from doing, does or abstains from doing something, such an act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। जो मैंने आपके लिए प्रॉमिस किया या कुछ किया है उसके बदले में मेरे को कंसिडरेशन, ठीक है। तो और ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं, दैट कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो झील समझ में आया तेरे को अब आगे पूरी? भान्यमी जैन हाँ, सर। याद हो जाएगी? भान्यमी जैन यस सर। कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताओ भाई, किसी को भी, फॉर दैट सेक, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। ये डेफिनेशन याद रख लेना भैया, काम आएगी जीवन भर, ठीक है। अपन बचपन में बोलते हैं, बचपन में बच्चे खेल रहे होते हैं ना, तो कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं इस हाथ दे इस हाथ ले। कई बार बोला होगा तुमने, अपने छोटे भाई बहनों को बोला होगा जब तुम्हारा डिस्कशन होते होंगे, उसको तुम्हारी कोई चीज चाहिए होती होगी, तुमको भी उसकी कोई चीज चाहिए होगी, तो आपस में बोलते हैं ना इस हाथ दे भाई इस हाथ ले, मैं पहले क्यों दूं, ठीक है। वही कंसिडरेशन, मैंने तेरे लिए कुछ किया तो बदले में तू भी मेरे लिए कुछ कर, ठीक है। चाहे अभी कर, चाहे पास्ट में किया हुआ हो, चाहे फ्यूचर में कर देना, प्रेजेंट में कर दे या फ्यूचर में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए आ जाइए कंसिडरेशन के बारे में आगे पढ़ते हैं। शिरीन जॉन प्लीज रीड दिस। Consideration consists of promises or performances that the parties to a contract exchange with each other देखो for a valid। इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, या तो आपने परफॉर्मेंस दे दी, परफॉर्मेंस एक्सचेंज कर ली, या प्रॉमिस कर दिया अगले महीने की 1 तारीख को घर दूंगा, आप भी अगले महीने की 1 तारीख को पैसा दे देना, या अगले महीने की 1 तारीख को घर दूंगा, पैसा आज ही मिल गया। तो सर कंसिडरेशन कंसिस्ट ऑफ प्रॉमिसेस और परफॉर्मेंसेस दैट द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज विद ईच अदर, ठीक है। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी consideration is based on the premise of quid pro quo, that is something in return। मैं आपके लिए कर रहा हूं तो आप भी मेरे लिए बदले में कुछ कीजिए। थर्ड पॉइंट, कंसिडरेशन में कंसिस्ट ऑफ सम बेनिफिट, राइट और प्रॉफिट टू वन पार्टी और सम डेट्रीमेंट, लॉस और फॉरबियरेंस टू दी अदर। भाई जब मैं आपको अपना घर दे रहा हूं तो ये आपके लिए प्रॉफिट की बात है, मेरे लिए लॉस की बात है। जब आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे रहे हो, ये आपके लिए लॉस की बात है, मेरे लिए प्रॉफिट की बात है। तो सर किसी पार्टी के लिए लॉस और किसी के लिए बेनिफिट, ये सब हो सकता है। कोई राइट हो सकता है, घर में राइट्स मेरे बन जाएंगे, आपके छूट जाएंगे, तो और आपके लॉस हो जाएगा, लेकिन आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, मेरे को वो लॉस हो जाएगा। तो ये सब बातें चलती रहती है। इट में कंसिस्ट ऑफ सम बेनिफिट, राइट्स और प्रॉफिट्स टू वन पार्टी और सम डेट्रीमेंट, लॉस और फॉरबियरेंस टू द अदर पार्टी।
नो कंसिडरेशन मीन्स नो कॉन्ट्रैक्ट। यदि दोनों पार्टीज के लिए, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों पार्टीज के लिए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो फिर वो नो कंसिडरेशन मीन्स नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक पार्टी के लिए ही है, दूसरी पार्टी के लिए कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो ट्री ही पूरा नहीं होगा जब तक कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ता नहीं है उसमें। हाँ, इस रूल के एक्सेप्शंस हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, बट बेसिक रूल क्या है रे? बेसिक रूल है नो कंसिडरेशन मींस नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आइए डायरेक्ट चलते हैं, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन या लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। पहला क्या है? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। हम पढ़ चुके हैं, एक आध केस लो आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अभी इधर देखेंगे। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये भी हमने पढ़ लिया कि वाई के बिहाफ पे उसका फ्रेंड जेड चुका रहा है, तो वो वैलिड कंसिडरेशन होगा। तुमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अपने इंडिया में तो क्या रूल है कि सर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट यदि कंसिडरेशन 11 लाख रुपए का वापस नहीं चुका पा रहा है, तो उसका फ्रेंड उसके बिहाफ पे ये कंसिडरेशन मिस्टर एक्स को, यानी पार्टी अनदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट को पे कर सकता है, और वो वैलिड कंसिडरेशन होगा यदि मिस्टर एक्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जहां से हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कट कॉपी पेस्ट करके बनाया है इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ब्रिटिशर्स ये रूल करते थे हमारे पे, तो इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो भी उस समय वहां पर चलता था अंग्रेजों के लिए, उसमें से कट कॉपी पेस्ट करते वक्त कुछ चेंजेस भी कर दिए गए। तो सर एक चेंज मतलब इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या था कि सर पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट ही आपस में एक दूसरे को कंसिडरेशन दे सकती हैं, थर्ड पार्टी के द्वारा दिया गया कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा। इंग्लैंड में खुद में, ब्रिटेन में खुद में तो ये रूल लगाया, और हमारे इंडिया में क्या लगा दिया उन्होंने, कट कॉपी पेस्ट करते वक्त चेंज कर दिया कि नहीं नहीं, थर्ड पार्टी भी जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो भी बदले में कंसिडरेशन दे सकती है, वो वैलिड कंसिडरेशन कहलाएगा यदि इसने एक्सेप्ट कर लिया। ये चेंज है वहां के और इंडियन लॉज में। ठीक है, ठीक है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, अभी तक तो तीनों पढ़ लिए। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, ये नया पॉइंट आएगा। इट मस्ट नॉट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू, ये नया पॉइंट आएगा। और कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी, ये तीन नए पॉइंट्स आएंगे। आओ पहले तुमको ये तीनों नए पॉइंट्स समझा देता हूं, पहले तुमको ये नए तीनों पॉइंट्स समझा देता हूं, फिर एक एक करके इन सबको डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोग रिजॉइन कर लो सेम लिंक पे एक बार, ताकि आगे अनइंटरप्टेड चले। क्विकली रिजॉइन एवरीवन।